हेलो एवरीवन, एक बार पुनः आप सबका आपके अपने YouTube चैनल्स के ऊपर हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे थे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हमने 3 तर्क रखे थे। 3 जो हाइपोथेसिस जो परिकल्पनाएं थी उनके ऊपर चर्चा कर रहे थे, और इससे पहले हमने 2 जो अलग अलग हाइपोथेसिस थी, परिकल्पनाएं थी, उनके ऊपर चर्चा कर ली थी। अगर कोई भी स्टूडेंट नया जुड़ा है हमारे साथ तो वो प्लेलिस्ट के अंदर जो फर्स्ट 2 पार्ट हैं इस पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, जो फर्स्ट हाइपोथेसिस और सेकंड हाइपोथेसिस जो परिकल्पनाएं हैं उनके ऊपर हमने छोटी छोटी वीडियो बनाई है, वो आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, आज हम जो बात करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, वो थर्ड जो हाइपोथेसिस जो है, जो थ्योरीज हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे, और वो है गैस और धूल के बादलों पर आधारित सिद्धांत। ठीक है, इनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और इसके अंदर भी इससे पहले हमने किया था एक तारक परिकल्पना और 2 तारक परिकल्पना, उनके अंदर हमने 2 अलग अलग परिकल्पनाओं के ऊपर चर्चा की थी। वो एक तारक परिकल्पना के अंदर भी हमने वायु राशि परिकल्पना की थी कांट की, दूसरे के अंदर लाप्लेस महोदय की जो परिकल्पना थी निहारिका परिकल्पना, उसके ऊपर चर्चा की थी। सेकंड जो पार्ट था 2 तारक जो परिकल्पनाएं थी उनके अंदर भी हमने अलग अलग परिकल्पनाओं के ऊपर चर्चा की थी। ठीक है, आज जो थर्ड जो है इसके अंदर भी 2 अलग अलग परिकल्पनाएं हैं, उन पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो है वो अंतर तारकीय धूल परिकल्पना के रूप में, ठीक है, और जो दूसरी है वो निहारिका मेघ परिकल्पना है। इन दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से दोनों ही जो हाइपोथेसिस हैं या दोनों ही जो परिकल्पनाएं हैं वो किस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करते हैं। इसको पहले से ही डायग्राम्स पहले बना लिए थे ताकि टाइम की बचत हो, ज्यादा लंबा वीडियो न बने। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वो करेंगे अंतर तारकीय धूल परिकल्पना। और इसकी चर्चा करने से पहले भी हमें ये समझना जरूरी है कि ये जो सिद्धांत है, जो धूल व गैस के बादलों पर आधारित जो सिद्धांत है वो क्या बात कहता है। ये बताता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति है वो गैस और धूल के बादलों से हुई है। ठीक है, इसमें स्पष्ट बात कही गई, ये लाइन आपको रट लेनी है कि इस परिकल्पना के अंदर ये बताया गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति या ग्रह या उपग्रहों की उत्पत्ति, जो ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह जो भी हैं उनकी उत्पत्ति गैस और धूल के बादलों पर आधारित है या उनसे इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, जो फर्स्ट जो हाइपोथेसिस है इसके अंदर जो परिकल्पना है वो क्या है, वो है अंतर तारकीय धूल परिकल्पना। ठीक है, ये इस परिकल्पना को प्रस्तुत किया था सन 1950 ईस्वी में। कब? 1950 ईस्वी में, यानी कि 20वीं शताब्दी के मध्य में इसको प्रस्तुत किया था। और किसने प्रस्तुत किया था? ओटो सीमेंड ने, जो रूस के एक प्रसिद्ध विद्वान थे। ठीक है, किसने प्रस्तुत किया था? ओटो सीमेंड ने। कब? 1950 के अंदर। कौन थे? रूस के एक प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्होंने इस परिकल्पना के अंदर क्या बताया है? उन्होंने ये बताया है कि लगभग 600 करोड़ वर्ष पूर्व, 600 करोड़ वर्ष पूर्व ब्रह्मांड के अंदर गैस और धूल के कुछ छोटे छोटे परमाणु मौजूद थे। इस डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं सूर्य है, वो पहले भी बता चुका हूं मैं कि सूर्य पहले से ही मौजूद था ब्रह्मांड के अंदर। ठीक है, उसके चारों ओर गैस और धूल के छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं वो पहले से मौजूद थे। धीरे धीरे क्या हुआ, सूर्य के आकर्षण के कारण ये जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल थे और जो गैसेस थी, विशेष रूप से 2 गैसेस थी, एक तो थी हाइड्रोजन और हीलियम। ये 2 प्रमुख गैसें थी, इन गैसों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की उत्पत्ति हुई इन परमाणुओं से। इसके अतिरिक्त जो छोटे छोटे परमाणु के रूप में मौजूद थे वो क्या करने लगे, वो धीरे धीरे सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण वो संगठित होने लगे, यानी कि वो इकट्ठे होने लगे, एक दूसरे की तरफ चिपकने लगे। ठीक है, और इनके चिपकने से क्या हुआ, इनके चिपकने से एक प्रकार से उपग्रहों के भ्रूण का जन्म हुआ। ठीक है, ये जो है ये क्या बने, ये उपग्रह या ग्रह के भ्रूणों का जन्म हुआ, यानी कि ग्रह या उपग्रह के छोटे पार्ट के रूप में ये निर्मित होने लगे। पहले तो बिल्कुल परमाणु के रूप में मौजूद थे, धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ चिपके थोड़ा बड़ा
पार्ट बना, और ये छोटे छोटे पहले बड़े और फिर ये भी आपस में चिपकने लगे, और एक प्रकार से और छोटे और थोड़ा बड़ा रूप है इनका देखने को मिला। इनका आकार है वो धीरे धीरे क्या होने लगा, वो बढ़ने लगा। ठीक है, और ये आकार बढ़ने लगा तो धीरे धीरे ये उपग्रह या ग्रह के रूप में निर्मित हुए, और ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने लगे, गति करने लगे एक प्रकार से। ठीक है, और इस प्रकार से ग्रह उपग्रह का या पृथ्वी का जन्म हुआ, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें अंतर तारकीय ध्रुव परिकल्पना के अंदर, इसमें सीमंड महोदय ने क्या बताया है, इसने बताया है कि 600 करोड़ वर्ष पूर्व सूर्य के चारों ओर छोटे छोटे परमाणु के रूप में गैस और धूल के कण हैं वो मौजूद थे। ठीक है, और इनमें क्या हुआ, सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण ये छोटे छोटे परमाणु है वो धीरे धीरे अपना आकार है वो बढ़ाने लगे, और ग्रह या उपग्रह के भ्रूणों का जन्म हुआ। और ये भ्रूण जो है वो धीरे धीरे हाइड्रोजन और हीलियम गैस के साथ मिलकर क्या होने लगे, एक बड़ा आकार लेने लगे, और समय के साथ साथ ये ग्रह और उपग्रह के रूप में निर्मित हुए और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। ये बताया है किसने, ये बताया है अंतर तारकीय ध्रुव परिकल्पना ने, और इसमें बताया ओटो सीमंड ने। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन है इसके अंदर, समझ में आ गया। इसके अतिरिक्त जो दूसरी जो परिकल्पना है वो निहारिका मेघ परिकल्पना। देखो ये जो निहारिका मेघ परिकल्पना मैंने पहले भी चर्चा की थी, जब हम एक तारक परिकल्पना के मोनेस्टिक हाइपोथेसिस के अंदर हम बात कर रहे थे, तो उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी। उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसने पढ़ा था निहारिका परिकल्पना के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और उसी समय मैंने बताया था एक तो है निहारिका परिकल्पना और एक निहारिका मेघ परिकल्पना, यानी कि नेबुलर क्लाउड हाइपोथेसिस है और एक नेबुलर हाइपोथेसिस है। इनके अंदर काफी अंतर है। ये क्वेश्चन एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निहारिका परिकल्पना है वो किसने प्रस्तुत की, या निहारिका मेघ परिकल्पना है वो किसने प्रस्तुत की। तो इनमें अंतर आपको समझना है। इसके अंदर है वो क्लाउड है यानी मेघ है। ठीक है, और इसके अंदर केवल नेबुलर हाइपोथेसिस है, केवल निहारिका परिकल्पना है। ये जो प्रस्तुत की थी ये किसने की थी, ये प्रस्तुत की थी लाप्लेस महोदय ने, लाप्लेस ने। ठीक है, कब प्रस्तुत की थी ये 1796 ईस्वी में। ये हम पहले इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि 1796 ईस्वी में लाप्लेस महोदय ने नेबुलर हाइपोथेसिस प्रस्तुत की थी। ये जो है वो निहारिका मेघ परिकल्पना है वो कार्ल वान वाइजास्कर ने प्रस्तुत की, जो एक जर्मन विद्वान थे, जर्मनी के रहने वाले थे, कार्ल वॉन वाइजास्कर। इन्होंने इस परिकल्पना के अंदर क्या बताया है, इन्होंने ये बताया है कि पहले से ही डस्ट पार्टिकल और गैस के बादल मौजूद थे और उनके अंदर सूर्य ने एंट्री कर दी, यानी कि सूर्य है वो इन बादलों के अंदर घुस गया। ठीक है, यानी कि पहले क्या था, वो गैस और धूल के बादल पहले से मौजूद थे और सूर्य ने उनके अंदर प्रवेश कर लिया, यानी कि उनके अंदर घुस गया। और उसके अंदर प्रवेश करने के पश्चात क्या हुआ, सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण जो गैस और धूल के कण जो मौजूद थे वो धीरे धीरे क्या होने लगे, वो संगठित हुए और एक भंवर के रूप में, देखो ये भंवर दिखाई दे रहा है। भंवर क्या होता है, एक प्रकार से ऐसे ऐसे, ठीक है, चक्कर सा बन जाता है। ये जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे क्या करने लगे, वो चक्कर सा लगाने लगे। ठीक है, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे अलग अलग जो सूर्य के चारों ओर अलग अलग चक्कर बने। इन चक्रों के अंदर 5-5 भंवर बने थे, 5 भंवर अलग अलग, यानी कि एक जो भंवर बन रहा है इसके अंदर 5 अलग अलग भंवर अलग अलग सतह के रूप में बनते गए। और धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो भंवर है ये बड़ा होता गया और ग्रह के रूप में निर्मित हुआ। इन भंवरों के अंदर कुछ छोटे भंवर भी बने एक प्रकार से। ठीक है, ये किसके कारण बन रहे हैं, गैस और डस्ट पार्टिकल्स के आपस में संगठित होने के कारण ऐसे चक्कर सा लगा रहे हैं जो डस्ट पार्टिकल है वो एक जगह पे। ठीक है, तो ये जो बड़े जो भंवर बने ये ग्रह के रूप में जाने गए, और जो इनके मध्य और सूर्य के मध्य जो छोटे भंवर निर्मित हुए वो किसके रूप में जाने गए थे, वो उपग्रह के रूप में, यानी कि जो छोटे जो भंवर थे ये उपग्रह के रूप में जाने गए थे। ठीक है, और ये जो बड़े जो भंवर बन रहे हैं ये ग्रह के रूप में जाने गए थे। ठीक है, सिंपल सी
परिभाषा के अंदर हम इसको फिर से रिवाइज करने की कोशिश करें। निहारिका मेघ परिकल्पना है वो कार्ल वॉन वाइजास्कर ने प्रस्तुत की थी, जो एक जर्मन विद्वान था। इन्होंने अपनी परिकल्पना के अंदर क्या बताया है, इन्होंने ये बताया है कि कुछ छोटे छोटे परमाणुओं के बादलों के रूप में पहले से ही मौजूद था, यानी कि वायुमंडल में छोटे छोटे परमाणु, डस्ट पार्टिकल और गैस के बादल है वो पहले से मौजूद थे। उनके अंदर सूर्य ने प्रवेश किया, यानी कि सूर्य उनके अंदर घुसा, और फिर क्या हुआ, सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण जो डस्ट पार्टिकल्स जो मौजूद थे, जो बादलों के रूप में मौजूद थे, वो धीरे धीरे क्या हुए, वो संगठित हुए और एक चक्कर सा लगाने लगे, यानी कि भंवर के रूप में निर्मित हुए वो। ठीक है, और वो भंवर एक प्रकार से 5 अलग अलग भंवर के रूप में निर्मित हुए। जैसे एक हार होता ना, हार के अंदर मोती होते हैं, इसी प्रकार से एक जो हार रूप आकृति है वो इन्होंने ले ली थी। ठीक है, एक भंवर के रूप में बने, इन भंवरों के अंदर 5 अलग अलग सतह है वो बनती चलेगी। धीरे धीरे इनके मध्य और सूर्य के मध्य छोटे भंवर भी बने, जो बड़े भंवर बने वो धीरे धीरे क्या हुए, वो संगठित होकर ग्रह के रूप में जाने गए, और छोटे जो भंवर बने थे वो एक प्रकार से उपग्रह के रूप में जाने गए थे। तो इस प्रकार से ग्रह और उपग्रहों का निर्माण हुआ, वो किसमें बताया है, वो निहारिका मेघ परिकल्पना के अंदर बताया। यानी कि मेघ की बात की, यानी कि बादलों के अंदर सूर्य की एंट्री और सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण जो डस्ट पार्टिकल्स, जो धूल के कण जो मौजूद थे, जो गैसेस थी, वो आपस में संगठित हुई और उससे क्या हुआ, ग्रह और उपग्रह के रूप में वो निर्मित हुए। ये दोनों ही हाइपोथेसिस है वो गैस और धूल के बादलों के आधार पर जो सिद्धांत है उनके अंदर शामिल की जाती हैं। और ये हाइपोथेसिस क्या बताती हैं, ये पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताती हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति है वो किस प्रकार से डस्ट पार्टिकल और गैसेस के कारण आपस में बादलों का निर्माण हुआ, और बादलों के निर्माण के पश्चात क्या हुआ, ग्रह और उपग्रहों का निर्माण हुआ। इसमें ये माना गया है कि ग्रहों का निर्माण है वो 10 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। 10 करोड़ वर्ष पूर्व ग्रह और उपग्रहों का निर्माण हुआ था, ये अनुमान लगाया जाता है निहारिका मेघ परिकल्पना के अंदर वाइजास्कर महोदय द्वारा। ठीक है, तो ये दोनों ही हाइपोथेसिस होने के पश्चात हम जो है 3 जो अलग अलग तर्क निकल के आए थे, उसमें एक तर्क मेघ परिकल्पना थी, द्वैतारक मेघ परिकल्पना थी, और धूल और गैस के बादलों पर आधारित जो सिद्धांत थे वो हमारा ये जो है वो कंप्लीट हो जाता है, जो बताते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति, अगर निष्कर्ष रूप में हम बात करें तो पृथ्वी की उत्पत्ति है वो धूल के कारण, गैसों के कारण, बादलों के कारण या तारों से हुई है, ऐसा इसके अंदर निष्कर्ष निकल के आता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में जो सर्वमान्य जो सिद्धांत आता है ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। वो जो सिद्धांत है वो कौन सा है, वो है बिग बैंग थ्योरी। ये जो थ्योरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के संदर्भ में। या सर्वमान्य जो सिद्धांत है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में, कहीं पे भी आप एग्जाम देते हो और आपके सिलेबस के अंदर ये थ्योरी है तो इसमें से चाहे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है इसके अंदर भी हम एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे कि किस प्रकार से बिग बैंग थ्योरी है वो सिद्धांत वो किसने दिया था, इस थ्योरी के अंदर किस प्रकार से बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे हम एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से नेक्स्ट टाइम। लेकिन ये जो अलग अलग हाइपोथेसिस हैं, ये हाइपोथेसिस आपको अच्छी प्रकार से 2-3 वीडियो बन गए हैं, 3 छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर आप इनको बार बार देखोगे तो उसके माध्यम से ये उपलब्ध जाएगी। इसके अतिरिक्त जो थ्योरी के अंदर जो अलग अलग जो विद्वान हैं, जो खगोल शास्त्री हैं, उनके बारे में आपको एक पेज की जो PDF वगैरह है वो आपको उपलब्ध हो जाएगी कि किस प्रकार से किस किस विद्वान ने किस क्या आधार पे ये सिद्धांत जो है वो परिकल्पनाएं दी हैं और कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में उन्होंने बताया है। जो मेन जो हेडिंग होती है उसको आप नोट्स करते जाएं तो आपको किसी PDF की आवश्यकता नहीं होगी, किसी भी चीज के सहायक सामग्री की आवश्यकता नहीं होगी, खुद के नोट्स बनेंगे। और खुद के नोट्स एक बार आप इनको ले लेते हैं तो उसको भूलना असंभव होता है, यानी कि वो एक बार जब हम लिख लेते हैं किसी चीज को तो वो जल्दी याद हो जाती है हमारे। ठीक है, तो इस चीज पे भी अमल करना है कि आपने देखा ये चीजें करवाने के पश्चात जब रिवाइज कराया जाता है तो आप इसको अच्छी प्रकार से याद करें कि कौन सी थ्योरी है वो किसने दी थी। क्योंकि एक फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे ही पूछ लिया जाए कि निहारिका मेघ परिकल्पना है वो किसने प्रस्तुत की, आपको ध्यान आएगा निहारिका परिकल्पना के बारे में कि ये तो लाप्लेस महोदय ने प्रस्तुत की थी, फिर आपका गलत हो जाएगा कि मेघ परिकल्पना पूछा है या
अकेला निहारिका परिकल्पना पूछा है। तो ये अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आप इसको अच्छी प्रकार से समझोगे, एक दो बार वीडियो को देखोगे तब ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसमें अगर कोई डाउट्स लगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा कि सर ये चीजें हैं वो थोड़ा अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आए, इसको थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है, तो वो सुधार किया जाएगा। आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो सुझाव हैं, उनका हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। जितना ज्यादा आप कमेंट्स दोगे उतना ही हम सुधार करते जाएंगे। ये तो हमारी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे देखते जाओ कि आपके जो प्रतिक्रिया और सुझाव आएंगे उसके अनुसार हम भी अपने जो कार्य है उसके अंदर सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो हमारा होगा बिग बैंग सिद्धांत के ऊपर, देखना न भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।